अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जो कि जनरल पैथोलॉजी का 3rd चैप्टर है। पीछे वाला जो चैप्टर था सेल इंजरी सेल अडेप्टेशन का, मैं कोशिश करूंगी कि उसकी भी वीडियोस बनाऊं। पहले मैं इसकी वीडियोस कंप्लीट करूंगी और उसके बाद फिर हम उस पर मूव करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई भी माइक्रोबियल इन्वेजन हुई है, कोई भी हमारे पास माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास सेल इंजरी हुई है, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारा सेल जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वेस्कुलराइज रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम नाम देते हैं किसका? इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। यानी कि इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज टिश्यू इन ड्यू टू एनी माइक्रोबियल इन्वेजन और ड्यू टू सेल इंजरी, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि रिक्रूटमेंट होती है ल्यूकोसाइट्स की, ठीक है, या होस्ट डिफेंस सेल्स की टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। वो वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर उन्होंने दूसरा काम क्या करना होता है कि वॉल ऑफ करना होता है साइट ऑफ इन्फेक्शन को। वॉल ऑफ किस लिए करते हैं कि उस डिजीज, उस जो इन्फेक्शन है ना, उसको आगे फैलने से वो रोकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो उसकी कॉज है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे उसको बचाना चाहता है। और चौथे नंबर पे वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन का क्या काम होता है कि उसने रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, यानी कि जो जो इंजरी हो चुकी है उसको दोबारा से ठीक करना है। सबसे पहले क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हुई होस्ट डिफेंस सेल्स की। दूसरे नंबर पे उसने क्या किया, इन्फेक्शन को वॉल ऑफ कर दिया। तीसरे नंबर पे उसने कॉज और जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है उससे उसको बचाना होता है। और चौथे नंबर पे वो रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ना उसने बताया हुआ है कि सबसे पहले होता क्या है, कोई भी ऑफेंडर है, ठीक है, ऑफेंडर ये कोई भी माइक्रोब वगैरह है, ठीक है, ऑफेंडर कहते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उसको हमारे पास ना स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस सेल्स जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब वो मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हो सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, ठीक है। उसकी फेगोसाइटोसिस करवाने के बाद उसमें से कुछ मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। वो जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और अपने जो है ना रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो वो रिस्पॉन्सेज है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, वो वेस्कुलर रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं और वो सेलुलर रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन रिस्पॉन्सेज के थ्रू हमारे पास ल्यूकोसाइट्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह, फ्लूइड प्रोटीन वगैरह निकलते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू कि इन्फ्लेमेशन है क्या, उसमें क्या क्या हो रहा है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। केवी अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया, मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया, ठीक है। अच्छा, आपने इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना कि मतलब मैं इतना कुछ नीट नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ निकाली है कि मैं आपको ना एक जो मेरी नोट्स है ना, मैं वो उसकी पिक्चर्स बना के तो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मेरा फेसबुक पेज है ईजी क्रेजी मेडिकोज के नाम से, ठीक है। उसके ऊपर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम है बेसिकली इस चीज़ को समझना। अब हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक, ठीक है। अब एक्यूट क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रोबियल इन्वेजन हुई है, कोई इंजरी हुई है, तो फौरन से जो हमारे सेल्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे ना, फौरन से विद इन मिनट्स और विद इन डेज जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। अगर तो ये इन्फ्लेमेशन एक्यूट है, मतलब एक्यूट से मुराद के वो उसने के फौरी तौर पर उसने रिस्पॉन्स दिया, वहाँ से फ्लूइड निकला, प्लाज्मा प्रोटीन निकली, न्यूट्रोफिल्स वगैरह निकले, सारा कुछ निकल के उन्होंने वो जो एजेंट था उसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट था उसको रिमूव कर दिया, तो यानी कि इन्फ्लेमेशन खत्म, बात खत्म, ठीक है। लेकिन और इसने इंजरी को रिपेयर कर दी। लेकिन अगर इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो उस स्टिमुलस को क्लियर नहीं कर पाता, कौन सा स्टिमुलस, कोई भी माइक्रोबियल इन्वेजन आई थी, कोई भी इंजरी हुई थी, कुछ भी हुआ था, उसको अगर वो रिमूव नहीं कर पाता तो उसके रिजल्ट में क्या होती है, एक प्रोट्रैक्टेड टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बेसिकली क्या होता है, अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इसी तरह सेल्स निकलेंगे, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव होती है, उसकी वजह से ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है एज कम्पेयर टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये थोड़ी सी बात होगी, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ एक्यूट और क्रोनिक का, ठीक है। एक्यूट जो होती है ना वो उसका ऑनसेट बहुत रैपिड होता है, ठीक है, रैपिड ऑनसेट होता है, लेकिन जो क्रोनिक होती है उसका ऑनसेट बहुत स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट है, ये सेलुलर इन्फिल्ट्रेट के मतलब कौन से सेल सबसे पहले आके काम करेंगे, मतलब जो कौन से सेल्स आएंगे और टिश्यू वाली जहां पर इंजरी है वहां पर जाएंगे। तो एक्यूट के केस में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं और क्रोनिक के केस में हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम टिश्यू इंजरी की बात करें कि टिश्यू इंजरी किस निस्बत की होगी, तो क्रोनिक के अंदर जो है ना हमारे, सिर्फ एक्यूट के अंदर जो हमारे पास इंजरी है ना वो हमारे पास होगी सेल्फ लिमिटेड, यानी कि इतनी ज्यादा नहीं होगी, जहां पर इन्फेक्शन होगा वहीं पर इंजरी होगी। लेकिन अगर हम क्रोनिक की बात करें तो वहां पर प्रोग्रेसिव होगी और बहुत सवेयर होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सिस्टेमिक साइंस वगैरह की बात करें तो वो हमारे पास जो एक्यूट है उसके अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत रैपिड हो रही है ना, और जो इसके अंदर है क्रोनिक के अंदर उसमें लेस प्रोमिनेंट होंगे, ठीक हो गया, ये बात हो गई।
ओके हो गया। अब हमारे पास क्या बात हमने करनी है कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कौन करवाता है, ठीक है। कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। वो केमिकल मीडिएटर्स हमारे पास या तो डैमेज सेल प्रोड्यूस करेगा या फिर माइक्रोब्स प्रोड्यूस करेंगे, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी कोई माइक्रोब क्या करता है हमारी टिश्यू के अंदर एंटर होता है ना, तो उसके अब एंटर हो गया, इन्फेक्शन आ गया बॉडी के अंदर। अब जितने भी होस्ट डिफेंस सेल्स होते हैं ना, होस्ट डिफेंस सेल्स कौन सी होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, डेंड्रिटिक सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह, वो सारे वहां पर जाएंगी और वहां पे जाकर उन्होंने इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। अब जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करवाएंगे तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। अब ये जो मीडिएटर्स होते हैं ना, इनका क्या काम होता है, इन्होंने सबसे पहले, अब कुछ वो कह रहे हैं कि हमारी बुक में बताया हुआ है कि कुछ मीडिएटर्स जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से प्रोड्यूस होते हैं। उनका काम क्या होता है, उन्होंने माइक्रोब के साथ जाकर रिएक्ट करना होता है, या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है उन्हीं के साथ जाके वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मीडिएटर्स जो है वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा का इफ्लक्स प्रमोट करते हैं कि वहां से प्लाज्मा निकले और वहां पर रिक्रूटमेंट हो ल्यूकोसाइट्स वगैरह की, ठीक है, हो गया। और कुछ मीडिएटर्स ये काम भी करते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स आए थे ना, उनको इनहेंस करना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा सा मीडिएटर्स के बारे में पढ़ी, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। आगे हम एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसे हो रही है, क्रोनिक कैसे हो रही है, रिपेयरिंग कैसे हो रही है, सब कुछ हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से मुराद क्या है कि हमारे पास ना 5 साइंस होते हैं जब इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। कौन कौन से होता है, सबसे पहले अब इन 5 साइन में से जो 4 है ना, वो हमारे पास सेल्सियस ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। ये एक इंसाइक्लोपीडियस था। और जो चौथा एक जो है इसमें से, जो उसको क्या था, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, जिसका नाम है हमारे पास रुडोल्फ विर्चू, ठीक है, उसने बताया था। और इन चारों साइन में सबसे पहला साइन कौन सा होता है, हमारे पास हीट होती है, ठीक है, जिसको हम कैलर बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेडनेस होगी, जिसको रूबर बोलेंगे, स्वेलिंग को ट्यूमर और पेन को डॉलर। उसके बाद जो फंक्शनलिसिया जो है, लॉस ऑफ फंक्शन, वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजिस्ट ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पढ़ लिया। अब हमने ये बात पढ़नी है, हमारे पास होता क्या है, हमने वैसे तो पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन जो है ना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कि माइक्रोब वगैरह आए, हमारी बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन करवाई। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर यही इन्फ्लेमेशन ना मतलब हमारे लिए नुकसानदेह होती है, या तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाए, दोनों केसेस में हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अब हमारे पास अगर तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये मतलब कि नुकसानदेह हो सकती है, तो उसमें हमारे पास एस्थमा आ जाता है, अर्थराइटिस आ जाता है, ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारी बुक में ना एक टेबल बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा वो टेबल। ये टेबल आपने बहुत अच्छे से करना है। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वो वाली डिजीज जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से हो रही है, जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, एस्थमा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेप्टिक शॉक। अच्छा, अब जैसे इन्फ्लेमेशन की एक्सेसिव होने से मसला हो सकता है ना, इसी तरह इन्फ्लेमेशन के डिफेक्टिव होने से भी मसला हो सकता है। अब जैसे इसमें इन्फ्लेमेशन डिफेक्टिव कैसे होगी, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि कैंसर्स वगैरह के केसेस में हम कीमोथेरेपी वगैरह करवाते हैं, ठीक है। उन कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है कि बोन मैरो की सप्रेशन हो जाती है। अब बोन मैरो की सप्रेशन है तो अब आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स कहाँ से निकलते हैं, बोन मैरो से निकलते हैं। तो जब बोन मैरो की सप्रेशन होगी तो ल्यूकोसाइट ही नहीं बन पाएंगे, और जब ल्यूकोसाइट की कमी होगी तो इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं ल्यूकोसाइट के फंक्शंस की, जिसकी वजह से भी जो इन्फ्लेमेशन है वो डिफेक्टिव हो सकती है। अब जब ऑफेंडिंग एजेंट यानी कि जो भी माइक्रोब वगैरह या जो भी मसला मसाइल था वो ख़त्म हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब होता क्या है कि जो हम मीडिएटर्स वगैरह प्रोड्यूस हुए थे वो सारे टूट जाएंगे। जो ल्यूकोसाइट्स हैं, हमें पता है ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल स्पेशली, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की रेगुलेशन होगी। रेगुलेशन किस लिए कि हमें पता है कि अगर डिफेक्टिव होगा, एक्सेसिव होगी इन्फ्लेमेशन तब भी मसला है, डिफेक्टिव होगी तब भी मसला है, इसलिए हमें उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन वाला आखिरी स्टेप में क्या करेगा कि वो रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। रिपेयर में ये होगा कि जो इंजर्ड टिश्यू होगा उसको हमारे पास सर्वाइविंग सेल्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, और जो रेजिडुअल डिफेक्ट्स वगैरह जहाँ पर डिफेक्ट होगा वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की फिलिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह रिपेयर का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो है नेक्स्ट है, दैट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। अब हमें पता है इन्फेक्शन हमारे पास वायरल भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, पैरासिटिक, फंगल, माइक्रोबियल, सारे ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। अब जो इन्फ्लेमेशन है हमें पता है वो माइल्ड फॉर्म से लेकर सीवियर प्रोग्रेसिव फॉर्म तक वेरी कर सकती है। इसी तरह सेकंड कॉज हमारे पास आती है टिश्यू निक्रोसिस, ठीक है। टिश्यू निक्रोसिस की वजूहात, टिश्यू निक्रोसिस किस वजह से हो सकती है, उसमें हमारे पास आता है इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। इस्कीमिया यानी कि ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में होता है। उसके अलावा
कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है, कोई केमिकल इंजरी हो सकती है, जैसे कि थर्मल इंजरी वगैरह, या कोई इन्वायरमेंटल केमिकल से एक्सपोजर हुआ है, या फिर कोई रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से फिर कुछ ट्रिगर्स रिलीज होते हैं और वो ट्रिगर्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसी तरह हमारे पास आते हैं फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। फॉरेन बॉडीज़ भी जो है, फॉरेन बॉडीज़ क्या करती हैं, फॉरेन बॉडीज़ में एग्जाम्पल आती है स्प्लिंटर्स, डर्ट, सूचर्स वगैरह की, ठीक है। वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन की या तो वो खुद ही इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवा देंगी, या फिर वो अपने साथ ना कुछ माइक्रोब्स लाती हैं, उन माइक्रोब्स के थ्रू इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर वो ना ट्रोमेटिक टिश्यू इंजरी कॉज करती है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह कुछ सेल के अंदर एंडोजीनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेट क्रिस्टल्स वगैरह, गाउट के केसेस में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चौथी कॉज आ जाती है इम्यून रिएक्शंस, ठीक है। इम्यून रिएक्शन क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, जो हमारा नॉर्मल अपना इम्यून सिस्टम है ना, वो अपने ही सेल्स के खिलाफ काम मतलब उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जैसे कहते हैं ना, अपने को अपने ने मारा, ठीक है, तो वही वाली कहानी समझ लें, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्सेज में ना दो चीज़ आती है, एक होती है ऑटो इम्यून डिजीजेज और दूसरी आती है एलर्जिक रिएक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज में ये होगा कि जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा ना, इम्यून रिस्पॉन्स, वो सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ प्रोड्यूस होगा, और जो एलर्जिक रिएक्शन है उसमें ये होगा कि ना इनएप्रोप्रिएट रिएक्शन होंगे अगेंस्ट ऐसे इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के खिलाफ जो कि हार्मलेस है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, ठीक है, वैसे तो पोलन किसी को कुछ नहीं कह रहा, हार्मलेस बेचारा सा है, लेकिन कुछ अब वही बात है ना कि इम्यून रिएक्शन वो उसके खिलाफ काम करना शुरू कर, हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस के खिलाफ काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, इसमें उसने बताया कि जो स्टिमुलस है ना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज के लिए, उसके अंदर ऑटो इम्यून के अंदर, और दूसरी कौन सी थी, एलर्जिक डिजीज के अंदर, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से ये रिएक्शन थोड़े परसिस्टेंट होते हैं, इनको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और यही वाले जो रिएक्शन है ना, ऑटो इम्यून रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, यही आगे जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या नाम है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं, ठीक हो गया।